Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Dear. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में 4th क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 5th क्लास डिस्कस करने वाला हूं। पर सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्लास है सर, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। अरे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सुनो तुम्हें बता दूं मैं ना, एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी खास बात, एग्जामिनर ना यहाँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2 टॉपिक में से, मतलब एक तो मैं आपको एक्विजिशन आपकी फाइनेंस करवाने वाला हूँ बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, और दूसरा जो है वो लीवरेज बायआउट। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कहूं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर इसमें 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी टॉपिक, क्योंकि हम छोड़ना पसंद नहीं करते हैं भैया, क्यों? क्योंकि रीजन है मॉड्यूल से पढ़ेंगे। सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को तो कुछ छोड़ना भी नहीं है। देखो, छोला छाप सीएस बनना, छोला छाप सीएस बनना कैसा? छोला छाप सीएस, जी हाँ, वैसे बन नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप थॉरली पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा एग्जाम्स में। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसे देखा एग्जामिनर जो स्टैंडर्ड्स है ना, एग्जाम स्टैंडर्ड्स आप लोग समझते होंगे ना, अभी वो नॉर्मल वाला नहीं है। मतलब किसी टाइम पे थोड़ा बहुत अगर ठीक है पढ़ लिया, कुछ मार्क्स आ गए, अब तो थॉरली पढ़ के जाइएगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं आप। छोड़ेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने मार्क्स के साथ में, मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फंडिंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, टॉपिक समझेंगे पहले। देखिए, बैंक जो है ना, बेसिकली कहीं ना कहीं आपके एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ए लिमिटेड है और वो एक्विजिशन करना चाहती है। ऐसे केस में अगर वो बैंक को अप्रोच करती है तो बैंक उसको एंड टू एंड सर्विसेज भी देता है। सर, एंड टू एंड सर्विसेज का मतलब? एंड टू एंड सर्विसेज का मतलब वो टारगेट कंपनी को सर्च करने से लेकर और आपके डील की नेगोशिएशन और फाइनल होने तक का सारा एडवाइजरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है बैंक। डिपेंड्स ऑन कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी डील को मैनेज बैंक ही करे, तो बैंक भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यूजुअली ऐसा मैंने कई केसेस में देखा, जब एक्सिस बैंक ने, जी हां, सिटी बैंक की एक्विजिशन को किया, बात पकड़ में आ रहा है। सो यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि इसका डिसीजन लेते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जी डिस्कस की जाएंगी। जैसे बैंक कंपनी को जिसको फाइनेंस करना चाह रहा है करेगा, उसका फाइनेंशियल और मैनेजरियल पोजीशन क्या है। जी हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। उस कंपनी की फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल पोजीशंस कैसी हैं, क्योंकि आप समझेगा, बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपको जब फंड प्रोवाइड करेगा तो ऑफ कोर्स बैंक लैकलेसली, जी हाँ, रैकलेसली मतलब लापरवाही से बैंक थोड़ा पैसा बांट देगा। अब हर कोई बैंक पीएनबी की तरह नीरव मोदी को थोड़ा पैसा दे देता है, ठीक है। सो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बैंक आपको, याद रखिएगा, आपकी कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, इन दैट केस बैंक आपकी कंपनी की फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल पोजीशन देगा। मैनेजरियल पोजीशन का मतलब क्या है? या आपका मैनेजमेंट किस तरीके का है, ठीक है, टीम कैसी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर देखें, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहां बैंक्स आपको, देखिए, आपका लोन आपका सैंक्शन होने में और एक पब्लिक से फंड रेज करने में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? टाइम का डिफरेंस है। हाँ, दूसरा खतरा भी है। बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अगर आप पैसा ले रहे हैं तो याद रखिएगा, रीपेमेंट करने की जो साइकिल है वो प्री डिटरमाइंड होगी। आपको याद रखना होगा कि हाँ जी, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, प्लस उसका कैपिटल रीपेमेंट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको रीपे करना है। सो कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी रहती है। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही सोच समझ के, याद रखिएगा, बैंक फाइनेंस की तरफ जाता है। पहले ही मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि जो टारगेट कंपनी है वो क्या इतना रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी, क्योंकि आपको प्री डिटरमाइंड डेट्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी डील को, एक्विजिशन की डील को फाइनेंस करवाना चाहते हैं, कैसे, बैंक के थ्रू या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तो आप ये इंश्योर कर लें पहले ही कि आपकी कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती रहे, ठीक है। आओ सीखते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये वाला भी। बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एंड टू एंड एडवाइजरी सर्विसेज, हाईलाइट जरूर करते रहना, सर्विसेज टू क्लाइंट इन द मर्जर एंड एक्विजिशन इन्वॉल्विंग टारगेट सर्च। बोलो मेरे साथ में, टारगेट सर्च। जैसे क्या क्या सर्विसेज दे सकता है? टारगेट सर्च का मतलब क्या है? कौन सी कंपनी है जिसको आप क्या करने वाले हैं,
एक्वायर करना चाह रहे हैं, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो टारगेट सर्च, एनालिसिस ऑफ द टारगेट। पहले काम क्या है, टारगेट को सर्च करना। जैसे एक कंपनी मान लीजिएगा, ज्यूम कीजिएगा कंपनी ए बी को करना चाहती है, तो ये ही डील हमने बैंक को बताया, बैंक बी क्या कर रहा है, टारगेट सर्च किया, ठीक है। तो बी यहां पर कंपनी हो गया, फिर उसको एनालिसिस करेगी। तो एनालिसिस ऑफ टारगेट, पोटेंशियल साइनर्जीज क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इससे हमें फॉर द क्लाइंट। वैल्यू एनालिसिस, जी हाँ, डील ऑल ओवर, अरे यार एक्विजिशन करने जा रहा हूं, कंपनी की औकात तो 100 CR का और पेमेंट कर रहा हूं मैं उसको 200 CR का, तो वैल्यू यहां पर आपको एनालिसिस हेल्प करेगा। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कैसे पे ऑफ किया जाएगा। रिव्यू द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स सपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंटेशन, क्लोजर ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ये सारे आपको फैसिलिटीज बैंक से भी मिल जाती हैं, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। ओके सर, नाउ फंडिंग ऑफ मर्जर और टेक ओवर with help of loan from financial institution, banks, etc. has its own merits and demerits. Takeover of a company could be achieved in several ways, and while deciding the takeover of a going concern, there are matter of क्या capital gain, टैक्स की बात होगी, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इमोबल प्रॉपर्टीज की बात होगी, फैसिलिटी फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जी हाँ, एज अ गोइंग कंसर्न आप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी सर। कैपिटल गेन टैक्स, ओह सर कैपिटल गेन टैक्स, अरे भैया पैसा मिलने वाला है, ठीक है, तो कैपिटल गेन तो होगा ही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, पहले बताया है। कैपिटल गेन टैक्स की बात है यहाँ पर सर। इसके अलावा क्या हो सकता है, अरे भाई आपको एक बेनिफिट भी मिलता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का। जो टारगेट कंपनी है, तो भैया उसके पास लॉसेस हैं, तो उस सर लॉसेस होने के बाद में हम क्या पागल हैं जो उस कंपनी को एक्वायर करेंगे? भाई साहब पागल नहीं है, लेकिन बहुत बेनिफिशियल डील हो जाती है। जैसे अज्यूम करो लॉसेस हैं तो टैक्स लायबिलिटी थोड़ा ना बनेगी, आप उसके लॉसेस को क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। एक्वायर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अल्टीमेटली जब कैरी फॉरवर्ड करोगे लॉसेस, तो अपने लिए तो फायदा हुआ ना, अपनी लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, क्लियर है, या हो सकता है उस पर्टिकुलर अमाउंट पर लगे भी नहीं, ठीक है। एंड इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। ये सारे एस्पेक्ट्स है ना, डिटेल में हम समझेंगे आगे धीमे धीमे धीमे, ठीक है। सब कुछ एकदम सामने रख दूंगा तो सब घचपच हो जाएगा, बात पकड़ में आ रहा है। तो ये तो मैं कह रहा हूं डील में से होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जब कोई एक्विजिशन किसी कंपनी का एज अ गोइंग कंसर्न किया जा रहा है, तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिलती हैं। कौन सा, कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी ऑन इमोबल प्रॉपर्टीज, मेरे साथ बोलना, ठीक है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये हो सकता है उसके लॉसेस हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। With parameters playing a critical role, takeover should be organized in such a way that the best, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, suits the facts and circumstances of the specific cases, and also it should be made the immediate needs and objective of the management. Immediate need and objective of the management. देखो फिर सुनना मेरी बात को, immediate need, जैसे मैंने अभी कहा, बैंक लोन्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से फंड रेज करना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इतना एज कंपैरेटिवली पब्लिक से फंड रेज करना। इट टेक्स टू मच टाइम भैया, बहुत वक्त इसलिए लेता है कि थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है। बट बैंक से आपका लोन सेंक्शन कंपैरेटिवली पब्लिक से फंड रेज करने में टाइम कम लगता है। और पकड़ में आया। So while discussing modes of acquisition, certainly there would be a planning for organizing the necessary fundings for the acquisition. अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट लाइन आती है, if borrowing from the domestic banks and financial institutions have been identified as an inevitable choice. Inevitable choice समझते हो, inevitable choice का मतलब है कंपलसरी भैया, और कोई मोड नहीं है हमारे पास, अब क्योंकि टाइम लिमिटेड टाइम है, अब बैंक से ही हमको करना पड़ेगा डील अगर हम चाहते हैं करना। तो इनएविटेबल मतलब एक तरीके से देखा जाए जहां आपके पास में एक तरीके से मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। All the financial and managerial information must be placed before the banks and financial institutions for the purpose of getting the necessary resources. अब सर एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम लिख के कैसे आएंगे, क्वेश्चन ये भी आइज होता है। तो एक बात हमेशा रखो, मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स हाईलाइट कराता हूँ ना, उन पॉइंट्स की लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो। बात पकड़ में आ रहा है। देखिए जितना आप लोग मॉड्यूल से पढ़ेंगे, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, उतनी ज्यादा आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी। ऑलराइट, अब जैसे इसमें अगर मुझे याद करवाना है तो अब कैसे याद करूंगा, तो बैंक क्या करता है, पहले एंड टू एंड एडवाइस सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट्स को। वो सर्विसेज कैसी हो सकती है, एग्जांपल साथ लिखेंगे, टारगेट सर्च हो सकता है, एनालिसिस ऑफ द टारगेट सर्च हो सकता है, पोटेंशियल एंड साइनर्जीज है, वैल्यू एनालिसिस है, प्राइस एनालिसिस है, रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स है, बोलो ना, एंड डॉक्यूमेंटेशन है, क्लोजर ऑफ द डील। ये सारी एस्पेक्ट्स बैंक हमको दे रहा है, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं फंडिंग ऑफ मर्जर ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इट्स एंड ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स,
दोनों ही है, ठीक है। अगर हम ऐसे गोइंग कंसर्न कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसीडर करनी है, कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये अपने आप एक पॉइंट बन गया। फिर इसके अलावा हम क्या देखेंगे, ये वाली बात हमारे नोट करेंगे हमारे, तो अगर एक्विजिशन करेगा, एक्विजिशन के लिए हम पैसा ले रहे हैं किससे, बैंक से, if such acquisition deal is financed by the banks, then the bank first consider your financial and managerial information, दोनों के बेसिस पे तो आपको बैंक फाइनेंस करेगा, ठीक है। सो आई होप बेसिक बात पकड़ में आया होगा। नाउ लेट्स रीड दिस कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है कि एक्चुअल रियलिटी देखो कैसी है। एडवांटेज ऑफ फंडिंग इज दैट, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या यहां पर उससे नुकसान है, तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। द एडवांटेज ऑफ फंडिंग इज दैट पीरियड ऑफ सच फंड्स इज डेफिनेट, ठीक है जी, डेफिनेट है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, जनरली इसमें लोन्स का जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग टर्म ही होती हैं, which is fixed at the time of taking of such loans. Therefore, board of the company is assured about continued availability of such funds for the predetermined period. बोर्ड को ये बात पहले से इंश्योर करना होगा, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, कि भाई हम जो इसका इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमें प्रीडिटरमाइंड डेट्स पे और एक फिक्स्ड टेन्योर है उस पे हमें पे ऑफ करना है। लेट्स से 5 ईयर का लोन है, 10 ईयर का लोन है, तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट एक प्रीडिटरमाइंड जो पहले से ही फिक्स्ड है उस पे जाएगा। अब बोर्ड को ये देखना होगा कि कंपनी हमारी इतनी रेवेन्यू जनरेटिंग होनी चाहिए जब हम एक्विजिशन करने जा रहे हैं, मतलब वो टारगेट कंपनी, जिससे ये याद रखिएगा इसका इंटरेस्ट पेमेंट होता रहे। दूसरा देखो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, interest burden on such loans is quite high, which must be kept in mind by board while deciding to use borrowed funds from financial institutions. अब अच्छा एक बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मतलब समझते हैं कि भैया इतना हमारा खर्चा आएगा, ठीक है, देखो समझो, हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अज्यूम करके देखो, टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक्वायरर कंपनी ने मान लो 100 CR का लोन है ना लिया, किससे लिया, मान लीजिए किसी भी बैंक से, HDFC बैंक से। अब बैंक को तो भैया कह रहा है, बैंक हमको अज्यूम करो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है एट द रेट ऑफ 10%। ये 10% आपका डील का कॉस्ट बन गया। बात पकड़ मारा, डील का कॉस्ट क्या हो गया, अरे भैया देखा जाए तो 100 करोड़ में थोड़ा डील फाइनल हो रही है, 100 करोड़ में प्लस इंटरेस्ट क्या हो गया आपके लिए कॉस्ट। बोला ठीक है, अब ये टारगेट कंपनी भी तो इतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ना, इतना प्रॉफिट तो जनरेट कर दे जो आप अपना इंटरेस्ट पेमेंट भी कर सकें प्लस कंपनी यहां से प्रॉफिट भी अर्न कर सके। इवन इन सर्टेन केसेस कई बार ये भी ऑब्जर्व होता है कि अगर प्रॉफिट भी नहीं बन रहा, मतलब प्रॉफिट भी नहीं बन रहा, बट टारगेट कंपनी कम से कम उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको एक्वायर करने के ऑब्लिगेशन क्या थे, ये 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इतना भी वो बैलेंस जनरेट कर देती है, तब भी कंपनी डील क्रैक कर देता है। बात पकड़ में आ रहा है, बिकॉज आफ्टर 5 और 7 ईयर्स वो पूरा कंपनी डेट फ्री हो जाता है, बर्डन फ्री हो जाता है डेट से, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। सो लेकिन एक चैलेंज भी है भैया, चैलेंज ये है कि इंटरेस्ट बर्डन तो रहेगा और हायर होता है इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ such funding should be thought of and resorted to only when the board is sure that merged company or target company give adequate returns, that is timely payment of periodical interest on such loans, repayment of the loans at the end of the term for which such loans have been taken। और पता है अगर ये इंश्योर नहीं है बोर्ड इस बारे में कि भैया कि मर्ज कंपनी या टारगेट कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, डेट बर्डन बढ़ेगी। उधर आईबीसी इंतजार कर रहा है बैठा हुआ, आओ चलो आ जाओ, आओ हम तुम्हें अभी बताते हैं, अभी तुमको हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं। बात पकड़ में आ रहा है। सो इसलिए डील करते वक्त बहुत ही केयरफुल होना जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात सुनना, एक अगला टॉपिक जो है हमारा फंडिंग थ्रू रिहैबिलिटेशन फाइनेंस। रिहैबिलिटेशन फाइनेंस यहां हम नहीं देख रहे हैं इसको, बिकॉज यहां पर पूरी की पूरी जो
बात बता रखी है उन्होंने आईपीसी के ऊपर बता रखी है, फंडिंग्स को लेकर स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई भी बात नहीं बोली है। तो सर क्या करें, छोड़ दें, नहीं पढ़ें? यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसका मॉड्यूल जो हम पार्ट सेकंड है इस मॉड्यूल का जी इस बुक का, उसमें हम लोग डिटेल में आईबीसी के बारे में देखेंगे और मैंने कई सारी बातें पहले ही बता रखी हैं। तो अगर बेसिक्स नहीं पता है आईबीसी के, कोई बात नहीं, एनआर के नाइन का व्हाट्सएप पे बोलो, मिलेगा रे। ऑलराइट, चलिए आइएगा आगे देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग डील होने वाला भाई। मैंने देखो फंडिंग टू लीवरेज बाय आउट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो मत करो, मैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। मेरा जो सिंसियर स्टूडेंट्स है ना, वो लोग तो उसको अच्छे से पढ़ने वाला है। लीवरेज बाय आउट का मतलब क्या है, पहले सिंपल से एग्जांपल समझ लो फटाफट से। देखो जल्दी सुनो, ध्यान सुनो एकदम। अज्यूम करते हैं एक बार के लिए, कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, मतलब बी लिमिटेड हमारी होगी टारगेट कंपनी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, टेक्निकल मींस टारगेट कंपनी। ए लिमिटेड हमारा एक्वायरर बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है, और हम एक बार मानते हैं, अज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू है 100 CR। मतलब इस डील को क्रैक करने के लिए ए लिमिटेड को चाहिए 100 CR। अब ए लिमिटेड कह रहा है भाई 100 करोड़ रुपया एकदम खर्च कर दे, टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है, इतना बड़ा पैसा लगा दे, क्या किया जाए? बोला ठीक है, काम कर यार। ए लिमिटेड ने कहा मैं किसी बैंक को अप्रोच करता हूं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बैंक को अप्रोच करता हूं, मान लीजिएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको अप्रोच किया और इसने कहा कि भाई ए लिमिटेड कह रही है बैंक से, बैंक ये 100 करोड़ का है ना, ये वाला कंपनी बी लिमिटेड में लेना चाहता हूं, प्लीज दिलवा दो मेरे को, दिलवा दो। बोला दिलवा देंगे, हम फाइनेंस कर देंगे, चलो एक काम करो तुम। बोला ठीक है सर बताइएगा। बोला हम तुम्हारे 100 करोड़ का जो डील है इसका 90% तक तुमको फाइनेंस कर देंगे। अच्छा, सारे पैरामीटर्स कंसीडर करने के बाद ही करेंगे, ऐसा नहीं अच्छा बेटा तेरी जिद पूरी कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल कोट कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक पकड़ में आए लीवरेज बायआउट है क्या, लीवरेज बायआउट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, SBI ने कहा ठीक है 90% आपको हम फाइनेंस कर देते हैं, आप जाओ खरीदो आपकी कंपनी। 10% पैसा जो है ना ए लिमिटेड मतलब एक्वायर खुद इन्वेस्ट करेगा, और बाकी का बड़ा अमाउंट जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो फाइनेंस करवा लेगा, ठीक है। जो फाइनेंस करवा रहा है उसे बोले लीवरेज, ठीक है। लीवरेज मतलब अगर देखा जाए तो SBI ने 90% अमाउंट इस डील का फाइनेंस कर दिया ए लिमिटेड एक्वायरर को। अब ये एक्वायरर भाई इससे खरीदेगा बी लिमिटेड, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर कर रही है, क्योंकि देखो यहां पर भी आप है ना वही अगेन डेट बर्डन में ही बन रहे हो। बात पकड़ मारा है। हमने जब ये देखा, ये वाली डील देखी बैंक फाइनेंस, और ये एक कॉमन डील है जहां आपने पूरा बैंक को ही कांटेक्ट किया और बैंक आपको उसको फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर भी आप क्या करवा रहे हो, लिवरेज। आप कई बार देखा है ना, आप कोई मान लीजिए कोई व्हीकल लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आप क्या करते हैं EMI के ऊपर बेस पे ले लेते हैं कि ठीक है भैया बैंक ने उसको पूरा फाइनेंस कर दिया, बैंक को आप क्या कर रहे हो, EMI पे ऑफ कर रहे हो। सेम यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो डील के अंदर क्या होगा, 100 करोड़ रुपया का बाद में मिलेगा। बोला नहीं 100 करोड़ तो जैसे ही बैंक ने फाइनेंस किया, आपने अपना 10% इन्वेस्ट किया, बाकी का SBI ने आपको फाइनेंस किया और अपना 100 करोड़ रुपए का टारगेट कंपनी को कंसिडरेशन पे ऑफ करा और एक्वायर कर लिया। बैंक को आप लेटर ऑन इंस्टॉलमेंट्स में पे ऑफ करेंगे विद इंटरेस्ट। बात पकड़ मारा बेसिक लीवरेज बाय आउट के अंदर। आओ देखते हैं, लीवरेज इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग बोरोड मनी। क्या कर रहे हैं, बोरोड मनी, SBI से अपने बोरो किया मनी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। Specifically, the use of various financial instruments or borrowed capital to increase the potential return of an investment. When one refers to something that is company है, property है या investment, किसी को भी जैसे हम बोल रहे हैं, चाहे वो कंपनी leveraged हो रही है या property leveraged हो रही है या कोई investment है, as highly leveraged, it means that it has more debt than equity. मतलब अगर हम बोले किसी कंपनी को या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कह रहे हैं कि हाईली लिवरेज्ड है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर, डेट ज्यादा है कंपैरेटिवली इक्विटीज। ऐसा क्यों कर रही है, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स को भी लगता है कि भाई हम है ना कंट्रोल नहीं देना चाहते, मतलब अगर हम फंड रेज करते हैं पब्लिक से, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल डेल्यूज होता है। बात समझ में आ रहा है, कंट्रोल डेल्यूज होता है क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और बढ़ेगा। अब
प्रमोटर को लगता है यार हम लोग डिलीट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डेट बर्डन, जी हाँ, मतलब डेट बर्डन लेने के लिए रेडी हैं। तो जब वो हाईली लेवरेज्ड हो रही है, मतलब कि उसका डेट ज्यादा है कंपैरिजन टू इक्विटी। बात पकड़ में आई? देखो अब आपको पता है टाटा 3 है, टाटा टेटली, जी हाँ यूके, इसको एक्वायर किया था ना थ्रू लिवरेज बाय आउट। टाटा ने आपने सुना होगा जगुआर, लैंड रोवर जगुआर एक्वायर किया थ्रू लिवरेज बाय आउट, इसी मेथड थ्रू किया था। आइए देखते हैं। Now, leverage buyout is the acquisition of a company in which buyer puts up only a small amount of money and borrows the rest. जैसा अभी हमने एग्जांपल में देखा 100 करोड़ का डील था, 10 करोड़ मैंने पैसा रखा, मतलब हमारी कंपनी ने रखा और 90% फाइनेंस करवाया। Buyer can achieve this desirable result because the target acquisition is profitable and through, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले ही कहा था ये होना चाहिए, जो टारगेट कंपनी है ना वो कैश फ्लो जनरेटिंग होनी चाहिए, भैया पैसा आना चाहिए तभी है, ठीक है। कैश यूज्ड टू रिपे द डेट्स। Expectations with the leverage buyout is that the return generated on the acquisition will more than, अब ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए इतना तो रिटर्न आपका जनरेट होना ही है। जैसे एज्यूम करो आपको पे ऑफ करना है 10% इन इंस्टॉलमेंट, आपकी इंटरेस्ट रेट है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है 10% आपको पे ऑफ करना है। सो एज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए आपको पे ऑफ करना है 1 लाख रुपीज, ठीक है, ये आपकी पर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट से एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो आप कम से कम आपका इससे हायर ही होना चाहिए रिवेन्यू। बात पकड़ में आ रहा है? तब तो डील आपके लिए अच्छी है, अदरवाइज फिर नुकसान में फंस गए। Interest paid on the debt, hence making it very good way to experience the high return whilst only risking the small amount of capital। जी हाँ, इमीडिएट बड़ा अमाउंट नहीं। देखो रिस्क ऑफ कैपिटल का मतलब आप 100 करोड़ पूरा का पूरा इन्वेस्ट करते तो आप एक बड़ा रिस्क ले गए थे इमीडिएट। आपने इन्वेस्टमेंट कैसे किया है, आपने 10% इन्वेस्टमेंट किया और 90% फाइनेंस करा लिया, तो आपने बड़ा रिस्क डायरेक्टली नहीं लिया। रिस्क तो अभी भी है, अगर नहीं चला तो ऑफकोर्स रिस्क है, बट आपने पूरा 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टक नहीं कर दे एक जगह ही। बात पकड़ में आया? आपको पता है जो ये है भी एक रियलिटी है ना, देखिए आपने एक चीज ऑब्जर्व भी की होगी, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वेंचर कैपिटलिस्ट, आई होप ने सुना होगा, वो किसी भी एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो 10 जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो मान लीजिए उनके पॉकेट में 10 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 10 कंपनीज में कर देंगे इंस्टेड ऑफ दैट कि 10 का 10 करोड़ एक कंपनी में लगाते हैं। क्योंकि उनको एक चीज पता होती है साहब कि अगर, क्योंकि बिजनेस है, रिस्क है, अनसर्टेन है, ऐसे किसी ने उन्हें पता होता है कि 10 में से अगर 5-6 भी फ्लॉप हो गए तो बाकी 4, 3, 2 सक्सेसफुल हो गए ना, तो उनका 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ बनने में टाइम लगेगा। और ऐसा इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सीएफएल का जब मैं बुक पढ़ाया कई सारे डिटेल में बताया मैंने। सो यहां पर भी लिवरेज बाय आउट में भी वो क्या कर रहा है, स्मॉल रिस्क ले रहा है। In 2000, landmark deal was witnessed in India corporate history when the Tata Tea acquired UK brand Tetley for 271 million pounds. This deal was the largest cross-border acquisition by Indian companies. Apart from the size of the deal, what made it practically special was the fact that it was the first ever leverage buyout by the Indian companies. जी हाँ, बात पकड़ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ डील क्या कर रहा है, देखो टाटा टी क्रिएटेड एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए एंटिटी क्रिएट किया उन्होंने अलग से, ठीक है, क्रिस्टन टाटा टी, एंड टू एक्वायर द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ टेटली। द एसपीवी वाज कैपिटलाइज्ड एट 70 million pounds, of which Tata Tea contributed 60 million pounds. This included 45 million pounds raised through the GDR issues. अब देखो यहाँ पे GDR के थ्रू इन्होंने फंड रेज किया। एंड अच्छा, ऐसा नहीं है किसी बैंक से ही पैसा लेने वाला, मैं कौन से बता रहा हूँ, लिवरेज फाइनेंस के अंदर आप बोरो कर रहे हैं मनी, तो बैंक से भी कर सकते हैं, थ्रू रेजिंग ऑफ फंड्स भी कर सकते हैं। द सब्सिडरी ऑफ द यूएस सब्सिडरी ऑफ द कंपनी टाटा टी इनकॉर्पोरेशन हैड कंट्रीब्यूटेड बैलेंस 10 million pounds। तो देखा आपने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपना अकेले रिस्क नहीं लिया है। चलिए, ऐसी टाटा मोटर्स एक्विजिशन ऑफ जगुआर लैंड रोवर, आई होप ये डील पहले आपने रीड भी करी है, बहुत फेमस रहा है, तो है ना, इस पे तो बहुत हल्ले रहे हैं। टाटा की इसमें काफी बुराइयां भी हुई थी बीच में कि रिवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, टाटा ने अपना पैसा बर्बाद किया है। खैर, ये वाला रीड करना एक बार, केस रीड जरूर करना, पूछूंगा क्वेश्चन के अंदर, टेस्ट सीरीज में पूछूंगा, ठीक है। और इस वाले को ऐसे लिखो, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे बच्चे। अरे इस वाले को लिखो ऐसे,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, क्वेश्चन यहां आ सकता है लीवरेज बाय आउट के लिए तो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एडवाइस करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि लीवरेज बाय आउट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, एक डिस्ट्रेक्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। कहता है व्हाट कंपनीज मेक गुड लीवरेज बाय आउट, व्हाट कंपनीज मेक good leverage buyout considering that buyers will put a large amount of debt on the company। ये भी एक रियलिटी है, क्योंकि लीवरेज बाय आउट का मतलब फ्री फोकट में नहीं है। आप जो लीवरेज के थ्रू मतलब आप जो बोरोइंग्स कर रहे हैं अल्टीमेटली वो बर्डन कंपनी पे ही आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना। It is critical that company be stable and able to pay off its future debts, otherwise it will likely default and go into bankruptcy। With that in mind, below are the some types of the companies that make the good targets। बात पकड़ मारा है, मतलब अगर आपको आपकी टारगेट कंपनी में ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिख रही हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, तो आप ऑफ कोर्स लीवरेज बाय आउट की तरफ जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप जिस टारगेट कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं उस कंपनी के स्टेबल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस होना जरूरी है। देखिए फिर समझिएगा, जिस कंपनी के अंदर ना रेवेन्यू उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस जनरेट होता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी डील नहीं होगी कि वो पे ऑफ कर सके इंटरेस्ट बर्डन। लेकिन अगर कोई कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब उसको इतना प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स रियल एग्जांपल है कि बैंकरप्सी में जाना पड़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला टारगेट कंपनी में देखें, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस। बोलो मेरे साथ में, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस। बात पकड़ में आया? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा, मैं कहीं ना कहीं इसको बहुत बोल रहा हूं आपको। दूसरा, कंपनी विद लो डेट लेवल्स। पहले से किसी कंपनी के ऊपर डेट बर्डन बढ़ा हुआ है और ऊपर जाके तुमने और बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं करना है भाई। देखना टारगेट कंपनी को चेक करना कि उसका डेट बर्डन कम हो, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, आप टारगेट कंपनी जो होती है ना, टारगेट कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उन एसेट्स को ही कोलेटरल करते हो। कोलेटरल समझते हो ना, गिरवी रखते हो, उसी के बेसिस पर ही तो आप ऑफकोर्स रेंट जनरेट कर रहे हो। अब पता लगा कि उस पर पहले से ही हाई लेवल ऑफ डेट बर्डन है, तो फिर भैया लीवरेज बाय आउट करने का फायदा क्या होगा उसमें। सो पहला क्या देखा, स्टेबल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस। मेरे साथ बोलो ना, याद करना है अभी भाई, बार बार कहां पढ़ोगे, अभी याद करो। स्टेबल कैश फ्लो बिजनेस, कंपनी विद लो डेट लेवल्स, कंपनी विद लो लेवल डेट बिजनेस लेवल, लो लेवल डेट्स, ठीक है। नॉन साइक्लिकल बिजनेस। सो ये नॉन साइक्लिकल बिजनेस क्या होता है, ध्यान समझना। ऐसे बिजनेसेस जिनका ना इकोनॉमिक डाउनटर्न की होने की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर इकोनॉमी पता लगा नीचे गिर रही है और बिजनेस भी आपने देखा होगा इंपैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं अगर इकोनॉमी नीचे भी गिरेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे, ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं जिसका इकोनॉमी के डाउन ट्रेंड होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको देखो ना, फूड बिजनेसेस, फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस, आपने सुना होगा ना फार्मा। अभी किसी आदमी का तबीयत खराब है, बेचारे को दवाइयां चाहिए तो लेनी है, इकोनॉमी गिर रही है तो क्या करें, तो पकड़ मारा है। हाँ, या यूटिलिटीज बिजनेसेस, जितनी भी यूटिलिटीज हैं, हाँ यूटिलिटीज के अंदर जैसे एज्यूम करो पावर है, हाँ अभी हमने बात किया पावर है ना। कुछ बिजनेसेस है हम देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स में आ गया यार, वॉचर है, ठीक है। जो ऐसे बिजनेसेस जिनका डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पे नॉन साइक्लिकल बिजनेस होगा ना तो एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, इकोनॉमी गिर भी रहा है लेकिन बिजनेस चल रहा है अपना भाई, बात पकड़ में आ रहा है। हाँ, इकोनॉमी का डाउन भी जा रहा है तो ये बिजनेस कुछ ऐसे बिजनेस जो रन करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं कंपनीज में जाकर लीवरेज बाय आउट करें। हमने कहा टारगेट कंपनी में अगर ऐसा भी है कि वो टारगेट कंपनी आपकी नॉन साइक्लिकल बिजनेस है, मतलब कोई फूड इंडस्ट्री के अंदर है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है या हो सकता है पावर जनरेशन से रिलेटेड है, कोई वाटर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। कई जगह तो होटल को भी हम कंसिडर करते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, क्योंकि फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में आ गया, ठीक है। और भी हैं। सो ऐसी जहां पर हम ध्यान से देखें, देखो फ्यूल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हाँ,
सो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उसमें अगर आपकी टारगेट कंपनी है तो आपके लिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी विद लार्ज इकोनॉमिक मोड्स। सर ये लार्ज इकोनॉमिक मोड्स क्या होते हैं? देखो एक बात समझना, 3-4 खास बातें इसमें याद रखना। इकोनॉमिक मोड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक मोड्स का मतलब है कंपनी की है ना रिकॉग्नाइज्ड, यार क्या दिक्कत है, चल क्यों नहीं रहा है? कंपनी का चल नहीं रहा, रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड होनी चाहिए। हाँ, जैसे लैंड रोवर आपने सुना ना, जगुआर एक नाम से फेमस रही है और आप जाके उसको खरीद रहे हो तो सही है, पता है ना ब्रांड है, ब्रांड है। तो रिकॉग्नाइज ब्रांड होनी चाहिए। इसका इशू क्या आ रहा है, दिल क्यों नहीं रहा? ब्रांड होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी, हाँ, या पेटेंट्स, जो मतलब एक्सक्लूसिव, जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं। अब बात पकड़ना मेरी बात। इकोनॉमिक मोड्स का मतलब क्या है कि ब्रांड की वजह से, कस्टमर लॉयल्टी की वजह से, पेटेंट्स की वजह से एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अलग है, उसे हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक मोड्स। क्लियर हो रहा है? नॉन साइक्लिकल के अंदर जब देख रहे हैं जहां पे ऐसी इंडस्ट्री जिसका कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न से इंपैक्ट नहीं होता, जैसे फूड इंडस्ट्रीज हैं, हाँ, पावर जनरेशन है, फ्यूल है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एजुकेशन है। क्या हो रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने यहाँ पे कि कंपनी कैसा होना चाहिए? विद अ लार्ज इकोनॉमिक मोड्स, मतलब उसके रिकॉग्नाइज ब्रांड है, उसके खुद के लॉयल कस्टमर्स हैं, उसके खुद के पेटेंट्स हैं। सो ये क्या है? उस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाता है। तो ये भी हम देखेंगे अपनी टारगेट कंपनी में। कंपनीज विद गुड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम, ऑफ कोर्स यार सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं है तो सब आ रहा है ना, सब बर्बाद। अब पता लगा मैनेजमेंट के अंदर विजय माल्या जी बैठे हुए हैं, नीरव मोदी जी बैठे हुए हैं, हाँ, ये सुब्रत राय जी हैं, ऐसे लोग हैं, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ होने का भी चांसेस हो सकता है। कंपनी विद अ लार्ज एसेट्स बेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कोलैटरल, हाँ जी, क्योंकि आप लेवरेज बाय आउट करवा रहे हैं तो कोलैटरल के लिए एसेट्स तो आपके पास होनी चाहिए सफिशिएंट, ठीक है। एंड डिस्ट्रेस कंपनीज इन अ गुड इंडस्ट्रीज। अब जैसे गुड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? जैसे एग्रीकल्चर है, फूड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और द नंबर ऑफ गुड इंडस्ट्रीज। इवन यूएस में तो कार डीलर्स को भी हम अच्छी इंडस्ट्रीज में कंसिडर करते हैं। सो ये भी हम देखना पड़ेगा। डिस्ट्रेस कंपनी बट अच्छी इंडस्ट्री है। डिस्ट्रेस का मतलब थोड़ी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई है ना, लेकिन जिस इंडस्ट्री में है उसमें ये इंडस्ट्री बहुत ही ट्रेंडिंग है ना इंडस्ट्री है। जैसे मैंने अभी कहा लाइक अगर हमने कहा फूड से है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, या फार्मास्यूटिकल है, या कार डीलर्स हैं, इसके अंदर वो फिर भी कवर हो रही है। सो अब यहां पर हमने क्या देखना है? देखो वापस से पॉइंट देखेंगे। पहला हमने क्या करा, बोलो मेरे साथ में, उस टारगेट कंपनी में क्या क्या देखोगे? स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, मेरे साथ बोलो, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होना चाहिए। दूसरा, कंपनी विद लो डेट बर्डन होना चाहिए, जैसे हम लो डेट लेवल भी कहते हैं, तो कंपनी विद लो डेट लेवल होना चाहिए। मेरे साथ बोलते रहो यार। नॉन साइक्लिकल बिजनेस होना चाहिए, नॉन साइक्लिकल बिजनेस होना चाहिए। पहला क्या था? स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। दूसरा, जल्दी बोलो, लो लेवल ऑफ डेट, ठीक है। तीसरा, नॉन साइक्लिकल बिजनेस, companies with large economic moats, company with the large economic moats, बोलो ना, company with the large economic moats, good existing management team होनी चाहिए उसके पास में, large assets base होना चाहिए उसका, large assets base होना चाहिए, मतलब होना चाहिए तब तो कोलैटरल करवाओगे, ठीक है। and good industry के अंदर होनी चाहिए, good industries होनी चाहिए। याद हुआ? लगभग 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकती है ये, छोड़ के मत जल जाना, चले, ठीक है। अब देखो आगे जो है ना, अब देखो यार मेरी बात ध्यान सुनना, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कंपनी सेक्टर 13 अब भी लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं आरसीडी के अंदर, ये पढ़ाया भी है। सो ये अभी लेटेस्ट मतलब इन्हीं दिनों की रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें तुम क्लास ले रहे हो, उसके अंदर पढ़ा है, ठीक है। ये उनके लिए रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट जिन स्टूडेंट्स ने अभी न्यू ज्वाइन किया है और उनको नहीं पता है, उन्हें बता रहा हूं। तो उसकी क्लासेस अभी लेटेस्ट चली रही हैं, तुम जरूर देखना। उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर। फिर हमारा उसके अंदर हमने पावर ऑफ टर्मिनल की बात करी हुई है, प्लस क्लास एक्शन सूट का पूरा क्लास अलग ही चल ही रहा है। और नहीं अटेंड कर रहे हो तो भाई, तो मैं आपके घर आके अटेंड नहीं करवा सकता हूं, आपको तो अटेंड करना होगा अगर स्कोर करना है अच्छा तो, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर मैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में जाऊंगा, तो फटाफट आपको बताऊंगा इसके ऊपर भी। तो याद रखना,
सेक्रेटल ऑडिट का टेस्ट आ रहा है, शेड्यूल चेक करो, उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट प्रिपेयर करो। गवर्नेंस का टेस्ट आ रहा है, उसको भी प्रिपेयर करो। सिविल का टेस्ट आ रहा है, उसको भी प्रिपेयर करो। और भाई टेस्ट कोई सा मिस मत करो। अगर तुम्हारा टारगेट है कि CS जून एग्जाम मुझे पास करना ही है, तो फिर वही टारगेट, ये टेस्ट को, किसी भी टेस्ट को मिस मत करना। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाओ। गुड बाय, टेक केयर।